नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। और आज का दंगल देश में बने कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ की होड़ पर है। देश की संसद ने एक कानून बनाया, राष्ट्रपति ने दस्तखत किए, देश में कानून लागू हो गया, लेकिन देश के विपक्षी दल इस कानून को मानने को तैयार नहीं है। तमिलनाडु विधानसभा में वक्फ कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 2 दिनों से वक्फ कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए स्पीकर और विधायकों में रस्साकशी चल रही है। उधर विपक्षी दलों के नुमाइंदे लगातार सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं कि कानून को असंवैधानिक करार दिया जाए। अब तो बिहार में जेडीयू के अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को चुनौती दे दी है। इन सभी विपक्षी दलों का आरोप है कि कानून सिर्फ बहुमत के आधार पर संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी करते हुए तुष्टीकरण की मंशा से बनाया गया है, जबकि सरकार का कहना है कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र के आधार पर मुस्लिम समुदाय के हर वर्ग की नुमाइंदगी वक्फ कानून की संपत्ति की लूट खसोट को रोकने के लिए और वक्फ के असली मकसद को अमल में लाने के लिए वक्फ कानून को संशोधित किया गया, जिसमें वक्फ बाय यूजर जैसे संविधान विरोधी प्रावधान रखे गए थे। अब यह लड़ाई अदालत में चले। मामला अभी लिस्ट नहीं हुआ है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि 16 अप्रैल को इन अर्जियों पर सुनवाई हो सकती है। ऐसे में दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि क्या देश की संसद ने असंवैधानिक वक्फ कानून पारित किया है? क्या पिछले 10 वर्षों में संसद से पारित कानूनों को अदालत तक घसीटने के पीछे सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति चल रही है? क्या देश के आम गरीब पसमंदा मुसलमान वक्फ कानून से खुश है? और ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। देश के लोक ने अपना तंत्र चुना, उसी तंत्र ने संसद में कानून बनाया और अब उस कानून पर 3 तिकड़म चल रही है। कहीं विधानसभा में नूरा कुश्ती हो रही है, कहीं कानून की संवैधानिकता के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी की होड़ लगी है, तो कहीं विरोध के नाम पर बयानबाजी चल रही है। पहले देखिए दिल्ली के कानून पर कश्मीर में कैसे कोहराम मचा है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 2 दिन से हंगामा बरपा हुआ है। वक्फ कानून की प्रतियां फाड़ी जा रही हैं, विधायकों में धक्का मुक्की चल रही है। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर के खिलाफ विरोध हो रहा है और ये सब इसलिए कि संसद से पारित वक्फ कानून पर विधानसभा में चर्चा क्यों नहीं हो रही। हम मुसलमान हैं, ये 65% मुस्लिम्स यहाँ रहते हैं। द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस इन द एंटायर कंट्री। ऐसे कैसे होगा? यूपी में, मध्य प्रदेश में, योगी के देश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में ऐसे हजारों इंसान मिलेगी जहां नमाज पढ़ने के लिए रोका जा रहा है। इनकी कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स है। वहां के लोगों को खुश कर रहे हैं कि हमने बोला, अखबारों में फोटो आ गया, मीडिया में भी आ गया कि हमने बोला। विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने रूलिंग दी कि सदन की कार्यवाही का नियम 58(7) बताता है कि संसद में पारित कानून अगर अदालत में विचाराधीन है तो सदन में चर्चा नहीं हो सकती, और रूल 58(9) बताता है कि मामला राज्य सरकार से सीधा मतलब नहीं रखता है तो चर्चा नहीं हो सकती। तब विधानसभा में ये मांग उठी कि स्पीकर ही चर्चा रोक रहे हैं, और अगर सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस दिखावे भर के लिए वक्फ कानून का विरोध नहीं जता रही तो स्पीकर को हटाकर नया स्पीकर लाए और वक्फ कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास कराए। बीजेपी की असेंबली है, बीजेपी की सरकार है, सब कुछ यहाँ वही चला जो बीजेपी चाहती है। जो पार्टीज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं, इसीलिए स्पीकर साहब ने डिबेट नहीं देने दी, क्योंकि मसला अब सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच गया है। कल भी वो नहीं चला और आज भी नहीं चला, और ये अनड्यू सिर्फ विधानसभा का टाइम वेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। वक्फ कानून संसद के दोनों सदनों में स्पष्ट बहुमत से पारित होकर कानून बना, यथा संशोधित पारित हुआ, लेकिन शायद मुस्लिम वोट बैंक के बीच दखल की होड़ है कि विपक्ष तो विपक्ष, सत्ताधारी गठबंधन दल के नेता भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचने लगे हैं। नई अर्जी नीतीश कुमार की पार्टी के अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज सिद्दीकी ने डाली है। देर रात 1:30 बजे के करीब दायर अर्जी को लेकर परवेज सिद्दीकी ने कहा कि जेडीयू में रहकर ही वक्फ कानून के खिलाफ लड़ूंगा। दोनों सदनों में
वक्फ संशोधन बिल पर हमारी पार्टी की आधिकारिक लाइन पहले ही आ चुकी है। हमारी पार्टी ने इसका पुरजोर समर्थन किया है क्योंकि ये गरीब मुसलमानों के हक में है। पासमानदा मुसलमान हो, जो गरीब बेवाएं हों, जो यतीम हैं, जिन तक वक्फ की संपत्तियों का समुचित लाभ नहीं पहुंच पाता था, उनके हक में यह बिल है। जेडीयू परवेज सिद्दीकी पर अनुशासन की क्या कार्रवाई करती है देखना होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 1 2 नहीं अब 14 अर्जियां पड़ चुकी हैं, जिनमें अब तक कांग्रेस पार्टी के 2 नेता, आरजेडी के 2 नेता, जेडीयू का 1 नेता, एआईएमआईएम का 1 नेता, डीएमके का 1 नेता, आम आदमी पार्टी का 1 नेता, आईयूएमएल का 1 नेता, एसडीपीआई का 1 नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इसके अलावा 4 अर्जियां एनजीओ, छात्र और मुस्लिम संगठनों की ओर से भी दी गई हैं और जो दल सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाए हैं वो समर्थन का ऐलान कर रहे हैं। हमारी पार्टी अपनी कानूनी और जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं हम उनके पक्ष में हैं। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी गई अर्जियों में सवाल उठाया गया है कि वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम को शामिल करना, वक्फ बाय यूजर के पुराने प्रावधान को खत्म करना, वक्फ करने के लिए 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना, वक्फ सम्मति लिमिटेशन एक्ट लागू करने जैसे तमाम प्रावधान किए गए हैं जिनसे संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 के तहत मिले अधिकारों का हनन हो रहा है। ये तो एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है। जो भारत की पार्लियामेंट को कानून बनाने का अख्तियार है और उस कानून को दोनों सदनों से पारित होने के बाद कानून बन चुका हो, उसकी प्रतियां फाड़ना, ये तो जनता का अपमान है। 150 करोड़ जनता जो देश की है, उनके चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा पारित किए कानून का अपमान है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बीजेपी का कहना है कि अदालत में दी गई अर्जियों को भी 3 कसौटियों पर ही कसा जाएगा, जिनमें पहली कसौटी होगी कि कानून बनाने के लिए सक्षम अधिकार था या नहीं, तो कानून संसद ने बनाया है। दूसरा ये कि कानून मनमाने ढंग से तो नहीं बनाया गया है, तो कानून पर 6 महीने तक जेपीसी में चर्चा और 17 घंटे तक संसद के दोनों सदनों में चर्चा हुई है। तीसरे कि कानून संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ तो नहीं, तो सरकार का दावा है कि पुराने कानून की धारा 40 में ही संविधान के अनुच्छेद 301 के संपत्ति के अधिकार का हनन किया जा रहा था, जिसे हटा दिया गया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इन अर्जियों की लिस्टिंग जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 8 दिन बाद यानी 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इन अर्जियों पर सुनवाई हो सकती है। आज तक ब्यूरो। तो अब 16 तारीख को इन पूरे मामलों को लेकर सुनवाई अदालत में हो सकती है। अदालत ने कहा कि कोई जल्दबाजी नहीं है, जो आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट में फॉलो किया जाता है उसी के तर्ज पर हम सुनवाई करेंगे। आप अपनी बात रखिए। जो मेंशन किया गया उसको लेकर कल सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल ये बात कही थी, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि 16 तारीख को शायद इन 15 जो याचिकाएं दायर हुई है उसको लेकर सुनवाई हो सकती है। तो क्या सचमुच में ये असंवैधानिक तरीके से बिल पास किया गया है, उसमें कुछ असंवैधानिक प्रावधान है और संविधान का उल्लंघन किया गया? और दूसरी तरफ चर्चा इस बात की भी हो रही है कि सदन के दोनों संसद के दोनों सदन 17 घंटे इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। क्या विपक्ष का सदन पर, संसद पर भरोसा नहीं है? यह भी एक सवाल यहां पर कहीं ना कहीं उठ रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल होंगे। आलोक शर्मा, कांग्रेस की तरफ से इंडिया अलायंस का पक्ष भी रख सकते हैं, कांग्रेस का भी पक्ष रखेंगे। विष्णु जैन, सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट है, वो इस चर्चा में शामिल होंगे। शोएब जमई, एआईएमआईएम के दिल्ली के अध्यक्ष है, वो एआईएमआईएम का पक्ष रखेंगे। जो 15 याचिकाएं हैं उसमें असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम के जो सांसद है और अध्यक्ष है, वो भी इस एक वन ऑफ द पिटिशनर इसमें है। घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस चर्चा में शामिल होंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी भी नेता ने इस मामले में याचिका दायर नहीं की है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है उनके साथ में हम इस वक्त खड़े हैं। किस किस ने याचिका दायर की है वो भी हम बताएंगे कि क्या सचमुच में इसमें राजनीति आपको दिखाई देती है, एक ब्राउनी पॉइंट्स कमाने की राजनीति, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले जरा एक बार नजर डालते हैं कि आखिरकार जी ये 15 पिटिशंस फाइल हुए हैं, उसमें कॉमन मुद्दे कौन से हैं और क्यों, क्या कहा जा रहा है उन पिटिशंस में, किन प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, आर्टिकल्स का, ये बात इस पिटिशन में रखी हुई है। वो जरा एक बार सारे मेहमानों को बता देते हैं और फिर चर्चा शुरू करते हैं। कुल मिलाकर ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पारित किया गया है संसद के दोनों सदनों में, उसमें जो मुद्दे हैं उसमें पहला मुद्दा वक्फ काउंसिल में गैर मुसलमानों को शामिल करना, ये सबसे बड़ा मुद्दा उसमें उठाया गया है। ये कहा गया है कि संविधान के आर्टिकल 25 और 15 का उल्लंघन है और इसी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट यहां पर आए हुए हैं। दूसरा मुद्दा उठाया हुआ है वक्फ बाय यूजर,
जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा, सरकार का भी उसके बारे में अपना कहना है, उस प्रावधान को खत्म करना। जो लोग अदालत में गए हुए हैं उनका कहना है कि ये भी कहीं ना कहीं आर्टिकल 26 का उल्लंघन करता है कि वक्फ बाय यूजर को खत्म करना। वक्फ करने के लिए 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना जरूरी है। इस मुद्दे को लेकर भी सवाल उठाया गया है, मुद्दा उठाया गया है कि आर्टिकल 25 के खिलाफ ये मुद्दा जाता है और उसके साथ साथ वक्फ संपत्ति पर लिमिटेशन एक्ट का जो लागू किया गया है, जिसके वजह से तमाम विपक्ष और याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि जो इंक्रोचर्स है, संपत्ति पर जमाए बैठे हुए हैं, उनको वो संपत्ति हथियाने में का मौका मिल सकता है। और इसके मुताबिक जो याचिका है उनका यह कहना है कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 के तहत जो अधिकार मिले हुए हैं माइनॉरिटीज को या किसी को भी, उन अधिकारों का हनन होता है और इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम, ये मेरे ख्याल से चौथा ऐसा बड़ा कानून होगा जिसके खिलाफ विपक्षी दल, सभी के सभी विपक्षी दल यहां पर नजर आ रहे हैं, कुछ 4 इंडिपेंडेंट याचिकाएं भी है, लेकिन ज्यादातर विपक्षी दल यहां पर नजर आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं आज की तारीख में। सैयद जफर इस्लाम, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जाना ये सबका अधिकार है, उसके लिए मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, इसलिए कि ये अधिकार देश का कानून देता है और कानून के एतबार से उनको अधिकार है कि अगर कोई असहमति हो तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। ये जो पूरा कानून है वो दोनों सदनों से पारित हुआ है। जाहिर है जब इस पर चर्चा हुई तो सभी तरह से चर्चा हुई। अगर अपोजिशन के लीडर का कहना है कि किसी भी आर्टिकल का, चाहे 25, 26 या 15, 14 किसी का भी उल्लंघन उनको लगता है तो अब तो मामला कोर्ट में है, कोर्ट इसको एग्जामिन करेगा। ऐसे में मेरा टीका टिप्पणी करना सही नहीं होगा, इसलिए कि मामला तो अब कोर्ट में आ गया है। लेकिन मैं यकीन से कहता हूं कि देखिए, इस पूरे वक्फ बिल को अगर सही से उसका मुताला करें, सही से उसकी समीक्षा करें, तो आपको इस बात का एहसास होगा कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है बहुत ही मिसमैनेज थी, उसको मैनेज करना सही है। और इसमें कोई जो आप कह रहे हैं आर्टिकल 25 या 26 का कहीं से आर्टिकल 14 का कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए कि कोई हस्तक्षेप नहीं है कि रिलीजियस बॉडी या कम्युनिटी को अपने रिलीजन को पूरे तौर से उसको मानने का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन देता पूरा अधिकार है। इसलिए वक्फ जो है बॉडी है उसमें नहीं, वक्फ बोर्ड जो है उस पर जो है या काउंसिल में मेंबर्स जो है नॉमिनेटेड या जो मेंबर्स आएंगे नॉमिनेटेड, उसमें जो है वो नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, वो एक्सपर्ट के तौर पे आएंगे। लेकिन जो मुतवल्ली होगा, जो बाकी इस तरह के लोग जो होंगे, जो वो मुस्लिम समाज के होंगे और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ न सरकार चाहती है न किया है। और इसको बारे में चर्चा के दौरान आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस बात को बहुत वाज़े तौर पे रखा कि ये गलत है। वक्फ बोर्ड अलग है जो मैनेजमेंट के लिए है, वो एक बोर्ड है जो इसको एफिशिएंटली मैनेज किया जाए। जो अभी आज देखिए, आप अपने चैनल में दिखा भी रहे होंगे, नहीं भी दिखा रहे होंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा लगता है आपने भी दिखाया है कि 2019 में 170 करोड़ इनकम थी, आमदनी थी, और वो घट के अब 10 करोड़ हो गई है। भाई वक्फ की प्रॉपर्टी की आमदनी बढ़नी चाहिए ना मार्केट के हिसाब से, घट कैसे रही है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आया था कि 12,000 करोड़ की आमदनी होनी चाहिए, मात्र 170 करोड़, वो भी घट के 10 करोड़। तो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है। लेकिन जब एक्सपर्ट्स रहेंगे और अच्छे बोर्ड होंगे, सभी का रिप्रेजेंटेशन होगा, तो कम से कम एक चीज तो है, एफिशिएंसी आएगी। एफिशिएंसी आएगा तो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। मिसमैनेजमेंट का आरोप वक्फ बोर्ड पर खुद लालू यादव भी लगा चुके हैं और तमाम विपक्षी दलों के नेता भी लगा चुके हैं। आरोप यह बार बार लगता है कि इसके बहाने या इसकी आड़ में जो मूलभूत अधिकार माइनॉरिटीज को दिए गए हैं, वो अधिकारों का उल्लंघन सरकार की तरफ से हो रहा है, जिसका जिक्र आप अभी इन याचिकाओं में किया गया है। खास करके आर्टिकल 26 का जिक्र खास करके किया गया है कि फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, अपने धार्मिक जो अफेयर्स है उसको हैंडल करने का अधिकार उनके पास है। कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाना, उसको चलाना, ये माइनॉरिटीज को अपने अपने तरीके से, हर धर्म को उस तरीके से आधार दिया गया है। इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल उठा और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो याचिका करता है उसमें आपकी सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के भी एक नेता आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हुए हैं। जफर इस्लाम जी, देखिए दो चीजें साहिल भाई, ऐसा है
कि आपने कहा आर्टिकल 26 का आपने जिक्र किया, 25, 14, ये सब जो अधिकार देती है आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है, चाहे रिलीजियस कम्युनिटी को अपने तौर से जीने का अधिकार देता है या फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार, इस तरह के और जीने के लिए जो चाहिए फ्रीडम वो उसका अधिकार देता है। लेकिन इसमें कहाँ आपको बताया ना कि जो वक्फ है, जब वाकिफ जो है वो वक्फ जब करता है तो वक्फ की चीज़ें जो है वो उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, कहाँ इस्तेमाल किया जाए, कैसे इस्तेमाल किया जाए, किस पर्पज से इस्तेमाल किया जाए, वो सब डिसाइड होता है। उसको ओवरसी करने के लिए उसको एक एक्सपर्ट के तौर पे अगर कोई नॉन मुस्लिम है जिसको मैनेजमेंट के तौर पे एक एक्सपर्ट्स जिसकी एफिशिएंसी लाने के लिए अगर उसमें आता है तो उसका स्वागत किया जा रहा है इसमें। लेकिन जो मुस्लिम समाज के से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसमें कोई नॉन मुस्लिम नहीं है, ये अधिकार ये वक्फ पे कोई मुस्लिम नहीं, नॉन मुस्लिम नहीं रहेगा। बोर्ड में रहेंगे, काउंसिल में रह सकते हैं, भाई इतना है। दूसरी चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि देखिए चूंकि अब कोर्ट में मामला है तो इस पर कोई ज़्यादा दलील देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अलग अलग दलील दूं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूं कि जो लालू यादव कह रहे थे और बड़े बड़े और लीडर चाहे किसी पार्टी के हों, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई इस पार्टी के लीडर उस पार्टी के लीडर उनके वक्फ से कहीं ना कहीं ज़मीन का हड़पने का ये है। मुझे लगता है कि आज दूध का दूध पानी हो जाएगा जब ये कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जब खंगाल के आएगी चीज़ें, जब खंगाल की चीज़ें आएंगी और सब हकीकत सामने रख दी जाएंगी, तब समझ में आएगा कि कितने लोग बोर्ड आलोक शर्मा जी, जफर इस्लाम काफी कॉन्फिडेंट है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब अदालत में इसको लेकर हर कोई अपना पक्ष रखने की कोशिश करेगा। साहिल भाई 10 सेकंड बस, 10 सेकंड चलिए खत्म करिए जल्दी। आलोक शर्मा जी की बातें कह रहे जी, थे जी, जो लोग ये बात कह रहे हैं मैं उनसे कोई टीका टिप्पणी उनकी बातें में कोई नहीं करना चाहता, इसलिए मामला कोर्ट में। इतना जरूर कहना चाहता हूं जब हकीकत पता चलेगा कि कैसे कैसे केसेस हैं कि 2 लाख करोड़ की संपत्तियों को 100 साल के लीज पे किस पे कौड़ी के भाव में दे दिया, किसका माल था भाई जो कौड़ी के भाव में मुतवल्लीज ने दे दिया? नहीं देना चाहिए था। ये गरीब मिस्किनों के लिए है, जो मुस्लिम समाज के जो बिल्कुल पसमानदा कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए है, उनके इस आमदनी से आलोक शर्मा जी, पता चला ये खुद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू होगी। 16 तारीख को जब इसकी सुनवाई शुरू होगी, माना जा रहा है, कम से कम अभी तक लिस्टिंग नहीं हुआ है लेकिन माना जा रहा है कि 16 तारीख को शायद सुनवाई हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अभी हमने देखा जगदम्बिका पाल कह रहे थे कि ये कौन सी बात हो गई, पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने 17 घंटे इस पर डिस्कशन किया। इससे पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में 3 महीने का डिस्कशन चला, उसके बाद रिपोर्ट बनी, एक पूरी डेमोक्रेटिक प्रोसीजर फॉलो की गई और उसके बाद ये अमेंडमेंट बिल पास होता है और उसके बाद भी विपक्ष के सांसद भागते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। यानी पार्लियामेंट पे भरोसा ही नहीं है, बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हैं। ये एक सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है साहिल जी, शुरू में आपका पूरा जो वक्तव्य सुना जिसमें आपने अदालत में घसीटे जैसे शब्द इस्तेमाल किए, ब्राउनी पॉइंट्स, और फिर जगदम्बिका पाल जी का वक्तव्य सुना, तो मुझे तो ऐसा लगा कहीं नहीं जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए इन्होंने देशद्रोह का तो कोई काम नहीं कर दिया है। जगदम्बिका पाल जी इतने बड़े सांसद हैं, पुराने सीनियर आदमी हैं, कांग्रेस से ही गए हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में जाना गलत है? क्या जिस बिल के ऊपर 17 घंटे चर्चा हो जाए उस पर मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट कोई चला जाए तो संसद से भरोसा उठ जाता है? दुर्भाग्य है इस देश का कि हर चीज़ को संसद का विरोध हो गया, अब ये डेमोक्रेसी का विरोध हो गया, अब ये सेना का विरोध हो गया, अब ये देश का विरोध हो गया, अब ये सनातन का विरोध हो गया। बीजेपी नैरेटिव सेट करती है और मीडिया के साथ ही इसको चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। 3 काले कृषि कानून भी इसी संसद ने पास किए थे और मीडिया के साथियों ने बीजेपी के साथ मिलकर उसके इतने फायदे गिनाए थे कि आलोक जी आप है ना ट्रैक पर इतने फायदे गिनाए। हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं किस मुद्दे को लेकर, जरा एक बार बीच में आपको मैं बता देता हूं। देखिए 3 कानून अब तक आप 3 कानून सबसे बड़े कानून जिसको लेकर काफी बड़ी चर्चा हुई थी, तीनों कानून के बारे में हम दिखा देते हैं आपको कि तीनों बार विपक्षी दल अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए गए थे। देखिए आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन था, उसको लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था, कम से कम 23 याचिकाएं फाइल की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना। सीएए के खिलाफ 200 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, उसको भी अदालत ने नहीं माना। 3 तलाक के खिलाफ 3 तलाक का जो कानून पारित हुआ था उसमें 12 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई थी, उसको भी अदालत ने नहीं माना। आप मीडिया पर कहां ठिकरा फोड़ रहे हैं? हम तो इसको देखते हुए बस सवाल उठा रहे हैं कि जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, मीडिया का क्या सवाल आता है इसमें? आलोक, अरे साहिल जी रुकिए ना भाई जरा,
साहिल जी सुनिए, धारा 370 अभी संविधान का हिस्सा है। आपने अभी गलत स्टेटमेंट यूज किया और 17 केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चालू हैं। जरा चेक कर लीजिएगा, अपने ज्ञान को भी दुरुस्त कर लीजिएगा। आर्टिकल 370 को हटाने वाले केस भी हैं और आर्टिकल 370 को मेंटेन करने, जो 2 चेंजेस किए हैं उसको मेंटेन करने वाले केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट डेट नहीं दे रहा है उनकी। थोड़ा सा ज्ञान को दुरुस्त कर लीजिएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मीडिया के साथ ही बीजेपी की भाषा बोलते हुए पकड़े जाते हैं। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट उसको अपना कोई फैसला लेगा। लेकिन अभी आपके चैनल पर इतना बड़ा झूठ बोला गया कि 100 साल तक की लीज पे दी गई है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ये कानून लागू नहीं होगा। 2013 के बाद कोई भी एक वक्फ की प्रॉपर्टी 100 साल पर लीज पे दी नहीं जा सकती थी। जिस 2013 के कानून में बीजेपी हमारे साथ खड़ी थी, उसके बाद तो मैक्सिमम लीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की 30 साल है और ये कानून पीछे से लागू नहीं होगा। लेकिन आप लोग अपने टीवी चैनल पर कुछ भी चलवाते रहते हैं, बीजेपी का प्रवक्ता कुछ भी बोलता रहता है और वो आप उसको चलवाते रहते हैं, फिर आप कहते हैं कि साहब आप ट्रैक चेंज मत कीजिए। खैर वापस आता हूं, आज हालत ये है नहीं तो आप मुझे बताइए, 11 दिसंबर 2023 को 5 जजेस के बेंच के सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली अपील किया था इंडियन गवर्नमेंट्स डिसीजन टू एब्रोगेट आर्टिकल 370। ये कहां से आया था? बेंच ने क्या कहा था वो भी मैं आपको बता देता हूं। हम किसी की भाषा की बात नहीं कर रहे हैं सर, हम तो जो है उस पर बात कर रहे हैं। मैंने सवाल तो जफर इस्लाम जी से पूछे थे, आप मीडिया को कहां घुसेड़ रहे हैं बीच में? साहिल जी, हम चर्चा पर बात कर लेते हैं सर। आलोक जी, ये कहां बीच में हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं अननेसेसरी? साहिल जी मैं फिर कहूंगा, साहिल जी मैं डाइवर्ट नहीं हुआ हूं। जो प्रोसेस था, केवल सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसेस को सही ठहराया था। ठीक है, वो ठीक हुआ है गलत हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर कभी बहस नहीं हुई है और 17 केस अभी भी चल रहे हैं। मैं फिर आपकी ज्ञान को दुरुस्त कर रहा हूं, आप थोड़ा सा धैर्य से सुनिए बात को। मेरा यह कहना है कि जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, वक्फ के अंदर ट्रांसपेरेंसी आए उसका कोई औचित्य नहीं। बीजेपी को कोई मतलब नहीं है वक्फ की प्रॉपर्टीज का किसी भी रूप में ठीक से हो। तमाम लोग अपनी नाकामियां गिनाते चले जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि साहब 2013 के बाद वक्फ प्रॉपर्टीज जो हैं उनकी इनकम घट गई। अरे भाई 14 के बाद तो मैक्सिमम राज्यों में आपकी सरकार है। अब वक्फ बोर्ड का गठन और वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बीजेपी के राज्यों के मुख्यमंत्री बनाते हैं और ये ठीक रहा हमारे ऊपर फोड़ रहे हैं। लेकिन मीडिया का कोई साथी इनसे सवाल नहीं पूछता है कि भाई 2013 के बाद तो मैक्सिमम राज्यों में आपकी सरकार है, फिर क्यों घट गई? इसका मतलब मिसमैनेजमेंट आप लोगों ने किया। लेकिन कोई सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि बीजेपी है। अभी तक राष्ट्रपति के साइन हुए हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है। साहिल भाई आप बता दीजिए, क्या उस पर साइन हो गए? पहली चीज। दूसरा सवाल, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कलेक्टर्स को आदेश दे दिया कि वक्फ की प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि तमाम प्रॉपर्टीज पे सिविल कोर्ट में जाकर डिस्प्यूट खड़े होंगे और डिस्प्यूट जब खड़े होंगे तो उसको हिंदू मुस्लिम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अभी तक सर्वे करवा रहे थे, सर्वे से क्या होता था? सर्वे से केवल माहौल बनाया जाता था किसी भी चुनाव से पहले कि हिंदू मुसलमान किसी भी चुनाव में कैसे किया जाए। हमने कानून लेकर आए यूपीए 2 में, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, न्यूक्लियर डील हम करा के लेके आए, मनरेगा हम लेकर आए, रेरा कानून हम लेकर आए, हम लैंड एक्विजिशन कांग्रेस का कहना है कि इस बिल के पीछे की मंशा गलत है। लेकर आए सीए, साफ एनआरसी, साफ मंशा से यह बिल नहीं बनाया गया। इसके पीछे कुछ और पॉलिटिक्स है, यही आपका कहना है ना बेसिकली? सैयद जफर इस्लाम जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर बाकी गेस्ट के पास भी मुझे जाना है। मेरा ये भी कहना है, मेरा ये भी, एक मिनट साहिल जी, मेरा ये भी कहना है, मेरा साफ साफ ये भी कहना है कि इस बिल को जो 2013 का था उसको कमजोर कर दिया। इसमें नॉन बेलेबल वारंट थे, आज बेलेबल कर दिया इन्होंने। तो इस बिल को ही कमजोर कर दिया है। केवल एक कलेक्टर को पावर देके जो मुख्यमंत्री के अधीन होता है, इस बिल को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में चलाया, तमाम बीजेपी के और मीडिया ने चलाया। जफर इस्लाम जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आगे चर्चा आगे बढ़ानी है मुझे। आप ही के चैनल ने चलाया, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। ऐसा है, अब जब देखिए, अब कुछ चंद महीने साल के अंदर जब इसका बेनिफिट्स मुस्लिम समाज के गरीब, अब मुझे बताइए क्या 2013 के बाद कोई भी तो कांग्रेस 100 साल के लिए लीज पर दी गई? हाँ या ना में उत्तर दीजिए मुझे। अरे एक मिनट सुन लीजिए बीच। अरे सर आप झूठ बोल के बिल्कुल आप लोगों ने तो वक्फ बोर्ड को जो आपने, आप बताइए ना, वक्फ बोर्ड को आप लोगों ने अपना जागीर समझ के रखा था। इसलिए 2000 में जिस तरह का पावर आप वक्फ बोर्ड को दिया है वो बिल्कुल जरूरी नहीं था। वक्फ बोर्ड को आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया था। वो तुष्टिकरण, यही सब तो तुष्टिकरण करते हैं जिससे मुस्लिम समाज, नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि मुस्लिम समाज के लिए
आप यही तुष्टिकरण करते हैं, इसका कोई फायदा लाभ नहीं मिलता है। 2013 में जो आपने वक्फ बोर्ड में जो चेंजेस लाए वक्फ बोर्ड में, उसका क्या फायदा हुआ मुस्लिम समाज को? बताइए क्यों नहीं अपोज किया फायदा हुआ सिवाय उसको आज आप लोगों ने उसका चलिए एक मिनट जरा शोएब जमई इंतजार कर रहे हैं, गणेश श्याम तिवारी इंतजार कर रहे हैं और अपने विष्णु जैन भी इंतजार कर रहे हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, 16 तारीख को इस पर सुनवाई भी होनी है, 15 याचिकाएं भी दायर की गई है। किस वजह से सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की याचिकाएं सुन सकता है जिसको लेकर पार्लियामेंट ने पहले ही कानून पास किया हुआ है? तो तीन चीजें होती है। पहली कसौटी होती है कि क्या कानून बनाने के लिए सक्षम अधिकार था या नहीं था, तो कानून संसद ने बनाया हुआ है, दोनों सदनों में इसको लेकर चर्चा हुई है। क्या कानून मनमाने तरीके से या जल्दबाजी में बनाया गया है, इसको लेकर भी देखा जाएगा। तो कम से कम जेपीसी में चर्चा हुई है, 3 महीने जेपीसी में चर्चा हुई, 17 घंटे कम से कम दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में इसको लेकर चर्चा हुई है। लेकिन तीसरा जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है कि क्या कानून संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ तो नहीं है। और इसी को लेकर जो याचिका करता है उनका यह कहना है कि कम से कम 4 ऐसे संविधान के प्रावधान है कि जिसके खिलाफ यह मामला जाता है और यह कानून जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि पुराने कानून की धारा 40 में संविधान के अनुच्छेद 300A जिसके तहत संपत्ति का अधिकार उसका हनन किया गया था, उसको भी सुधारने की कोशिश की गई है। यानी जो वक्फ बाय यूजर का मुद्दा है ना, वो यहां पर निकल कर आता है। तो विष्णु जैन, क्या इस मुद्दे पर सरकार के तरफ से दलील रखी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में? क्योंकि जब याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि 15, 25, 26 और 29 का सीधे सीधे उल्लंघन इस कानून की वजह से हो रहा है, तब यह दलील रखी जाएगी। उसके बाद शोएब जमई भी बात करेंगे। देखिए साहिल भाई, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब अभी याचिकाएं गई थी 2018 और 2020 में, जिसमें वक्फ एक्ट 1995 को चुनौती दी गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग उसको हाई कोर्ट में चुनौती दीजिए, क्योंकि हाई कोर्ट भी संवैधानिक कोर्ट है और सीधे आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 15 याचिकाएं हैं उसके लिए भी यही रुख अपनाना चाहिए कि सीधे आप सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गए, और जो संवैधानिक कोर्ट है हाई कोर्ट, वहां पे जाके आप उसको चुनौती दीजिए। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मंदिर अधिग्रहण किए गए थे 4 राज्यों के, तेलंगाना के, पौंडीचेरी के, आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु के, उन याचिकाओं को भी 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट में चुनौती दीजिए। तो जो सीधे सुप्रीम कोर्ट आए, पहली बात मेरी इस प्रक्रिया पे भी सवाल है और ये सवालिया निशान हम लोग कोर्ट में भी खड़ा करेंगे। दूसरी बात, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए साहिल भाई, अगर सेक्शन 40 में किसी को असीमित अधिकार दिए हैं कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर देता है, उसको अगर हटाया गया तो कौन सी संवैधानिक प्रोविजन का उल्लंघन है? अगर आप बिना कोई कागज दिखाए बेंगलोर के ईदगाह मैदान को कहेंगे कि ये हमारी संपत्ति है, तो इसको अगर खत्म किया जाता है तो आपका क्या फंडामेंटल राइट है? अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट की संपत्ति को कहेंगे वो संपत्ति है, तो क्या आपका ये फंडामेंटल राइट है? वक्फ बाय यूजर के कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आप लिमिटेशन एक्ट के दायरे में नहीं आते, और अगर इसको हटाया गया, खत्म किया गया है, तो इसमें कौन सी असंवैधानिक बात हो गई? साहिल भाई, मैं ये पूछना चाहता हूं सारे लोगों के बहुत संजीदगी के माध्यम से, जरा मुझे ये बताएं कि सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सकता है क्या? और अगर इसको हटाया जा रहा है तो इसमें कौन सी संवैधानिक प्रोविजन का उल्लंघन हो गया? जहां तक बात की गई आर्टिकल 26 की, मैं बताना चाहता हूं, जरा आर्टिकल 25 सब क्लॉज 1 क्लॉज ए पढ़िए, जिसमें लिखा हुआ है कि राज्य और केंद्र सरकार कानून बना सकती है किसी भी धर्म के लिए, बिकॉज एवरी रिलीजन इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, और जो उसकी सेकुलर एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करने के लिए कानून बनाया जा सकता है। और अपनी बात को अंत करने से पहले, मुझे पता है समय की कमी होती है, मेरे सीनियर है, मेरे वरिष्ठ हैं आलोक शर्मा जी, इनसे मैं पूछना चाहता हूं, जरा मुझे वो 17 याचिकाएं बताएं वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि मैं तो ये जानता था कि आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है। आलोक शर्मा जी को अभी भी आर्टिकल 370 संविधान में दिख रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और रिव्यू पिटीशन भी, साहिल भाई, रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। एक मिनट, रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दी। अब आलोक भाई आर्टिकल 370 पे चर्चा नहीं करेंगे हम अभी। हाँ ठीक है, नहीं इन्होंने आपके चैनल पे आंकड़े दिए ना, नहीं, लेकिन आर्टिकल 370 पे चर्चा नहीं होने वाली है। और एक बात, आलोक जी उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 370 पे चर्चा नहीं होगी। सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूं विष्णु जैन जी, वक्फ बाय यूजर को लेकर जब पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी, तब कई पार्लियामेंटेरियंस ने, सांसदों ने यह बात कही हुई है कि अदालत ने भी वक्फ बाय यूजर को माना है, कई जजमेंट्स पे माना है। उसको लेकर मुझे शोएब जमई से पूछना है। आलोक शर्मा जी जल्दी से आपका जवाब दे दीजिए, 20 सेकंड से ज्यादा समय नहीं, क्योंकि शोएब जमई का इंतजार कर रहे हैं उसके लिए। नहीं, वक्फ बाय यूजर के कांसेप्ट को मैं बोलूं, मैं बता देता हूं। सबसे पहली पिटीशन वी द सिटीजन्स की थी, एक एनजीओ थी जिसने आर्टिकल 370 को हटाने के लिए 2015 में एप्लीकेशन लगाई थी। 4 साल से डेट नहीं मिल रही उसको।
17 कहेंगे तो 17 की लिस्ट भेज दूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑर्डिनेंस किस किसने पढ़ा है? रिव्यू भी खारिज हो गया है अगस्त 2019 का। अरे सुनिए ना भाई, सुनिए। अरे भाई सुनोगे मेरी बात? मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं साहिल जी। जो ऑर्डिनेंस है उसका पहला सेंटेंस है, अभी क्या है ना, वो आर्टिकल 370 वगैरह की चर्चा नहीं है। फिलहाल हम लोग वक्त पे चर्चा कर रहे हैं, जरा उस पर जमे रहते हैं हम लोग। कोई भी कुछ भी चला जाता है, हम लोग जरा उस पर जमे रहते हैं। बोल के चला जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति नोटिफाई कर चुके हैं। मैं फिर कहता हूं, अरे भाई रुको ना, आर्टिकल 370 पे पिक्चर क्लियर कर देता हूं मैं, इनके आपको बता देता हूं, पिक्चर क्लियर कर देता हूं। मैं भी तो पूछ रहा हूं ना। जल्दी कर दीजिए आलोक जी, जल्दी करिए, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं, मामला भटकाना नहीं है हमको। सुनिए ना भाई जरा, यही तो प्रॉब्लम है ना कि मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं साहिल जी, मेरे बीच में सब बोलते हैं। ऑर्डिनेंस में लिखा आर्टिकल 370 के पावर। अरे आप बोल दीजिए जल्दी, क्योंकि बाकी लोगों के पास भी जाना है। अरे भाई फिर वो बेवकूफी वाली बात यार। नहीं अरे भाई मुझे मेरी पूरी बात बोलने नहीं दिखाई। अमित शाह जी, चलिए हम आगे बढ़ाते हैं चर्चा, ये ऐसे नहीं हो पाएगा। सुनिएगा शोएब जमाई जी, उन्होंने, अरे भाई सुनिए, शोएब जमाई जी जरा दोनों को शांत करिएगा। शोएब जमाई जी, साहिल जी कौन सा तरीका है? एक सेकंड, शोएब जमाई जी, शोएब जमाई, नहीं एक मिनट। 370 पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, उस पर अलग से मैं चर्चा करूंगा आपके साथ में आलोक जी। नहीं ये ठीक नहीं है, आप हम 370 पे चर्चा नहीं कर रहे हैं ना सर, आप कहाँ उस पर घुस रहे हैं उसमें। जैन जी, उस पर चर्चा नहीं होगी, उस पर चर्चा नहीं होगी, 370 पे चर्चा नहीं होगी। शोएब जमाई जी, आपसे सवाल पूछा जा रहा है वक्फ बाय यूजर को लेकर, और अदालत में भी सरकार के तरफ से भी यह बात कही गई कि कहीं ना कहीं जो सेक्शन 40 था वही संविधान का उल्लंघन था, उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। शोएब जमाई, साहिल जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इस मुद्दे पर, इस कानून के खिलाफ हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सुप्रीम कोर्ट में मूव किए और हमारी भी डेट लगी है, अभी पेंडिंग है, उस पर बहस होना ज़रूरी है। तो हमारी पार्टी ने संसद से लेकर सड़क तक, जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कॉल पर हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, और अब कानूनी लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे। जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो लोकतंत्र के अंदर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की, वाद विवाद करने की, चर्चा करने की, चाहे विधेयक पर संसद के अंदर चर्चा हो या सड़क पर उस पर यहाँ से विरोध प्रदर्शन करना हो, या कानूनी तौर पर, हर तरीके से हमने इसका खंडन किया, हर तरीके से हमने इसका विरोध किया और कंडेम किया। अब सवाल ये उठता है कि चूंकि स्थिति अब सुप्रीम कोर्ट में है, विरोधाभास क्या है? सबसे बड़ा विरोधाभास कहें हम, एक तो बहुत अच्छे अल्फाज में कह रहे हैं, हालांकि उसको दूसरे शब्दों में भी कहा जा सकता है कि कमाल की बात है, कानून ये लेकर के आ रहे हैं कि भाई जो वक्फ का लैंड है वो डोनेट सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो 5 सालों से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। प्रैक्टिसिंग पहले कैसे तय करेंगे? दाढ़ी रखेगा, टोपी रखेगा तभी प्रैक्टिसिंग होगा, या बिना दाढ़ी टोपी के भी प्रैक्टिसिंग हो जाएगा? बहुत सारे लोग मुसलमान कभी नमाज पढ़ते कभी नहीं भी पढ़ते, क्या वो क्राइटेरिया होगा? ये भी देखना पड़ेगा, नंबर 1। लेकिन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम डोनेट नहीं कर सकता है, लेकिन वक्फ काउंसिल के अंदर, कमेटी के अंदर नॉन मुस्लिम मेंबर रखना अनिवार्य होगा, 2 अनिवार्य होगा, और आप 11 में से 7 जो है स्टेट बोर्ड के अंदर रखेंगे। ये कमाल का, गजब का ये है। मतलब आप डोनेट नहीं कर सकते, लेकिन बोर्ड में आप जरूर रहेंगे। ये कैसा इक्वलिटी का लॉ है? मेरे को ये कभी नहीं समझ में आया। दूसरी बात, अभी बहुत सारी बातें हमारे बीजेपी के हमारे नहीं, ये स्टेट बोर्ड में अनिवार्य नहीं है, स्टेट का सेंट्रल काउंसिल में अनिवार्य है। एक बार सिर्फ बता दूं आपको जी, सेंट्रल काउंसिल में अनिवार्य है, और स्टेट में कहा कि आप जो है 11 में से 7 मेंबर जो है रख सकते हैं। ये जेपीसी के प्रोविजन के बाद जो यहाँ से जो उन्होंने रिपोर्ट सौंपी उसके बाद का है। अब आप जाकर के, यानी बहुमत हो सकता है, आपको बेसिकली डर उस बात का। थोड़ा इतिहास उठा के देखिए, ये कह रहे 2000, मैं साहिल जी बहुत पॉइंटेड बात कह रहा हूँ, 2013 के बारे में कि 2013 में संशोधन किया था वो गलत था और ज्यादा पावर दे दी आपने। 2013 में एलके अडवाणी साहब ने और सुषमा स्वराज जी ने, एक बड़ी नेता बीजेपी की, उन्होंने इसका कानून का स्वागत किया और सदन के अंदर यहां से बिल्कुल हाथों हाथ लिया और उसको यहां से कहा कि ठीक है। क्या मोदी जी, योगी जी या अमित शाह जी या जो भी आज बीजेपी के मंत्री या नेता हैं, क्या सुषमा स्वराज जी और अडवाणी जी से बड़ा कद है उनका? ये जरा जरूर पूछिएगा। भी प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि नहीं जी 2013 में जो है ऐसा कर दिया गया, तो शायद इनको पता नहीं है कि अपना जो इनका अपना राजनीतिक इतिहास रहा है। इनको जरा पूछिए कि जब ये विपक्ष में थे
तो संसद में पारित कितने कानूनों को लेकर इन्होंने सड़क पे भी विरोध किया, कोर्ट में भी गए, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो सबरीमाला का जो केस हुआ था उसके बावजूद भी बीजेपी ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को नहीं मानते हैं, सबरीमाला में वहां पे महिलाओं का जो है वहां पे नहीं होना चाहिए एंट्री। ये भूल जाते हैं कि कहां कहां इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की, संसद में पारित कानूनों को यहां से कहा, और कहां कहां अपनी ही पार्टी का जो मत 2013 में था उसको विरोधाभास किया था ना अब ये जफर इस्लाम जी आपने के पोस्टर बॉय बनना चाहते हैं। तो जरूर पूछिएगा कि ये कहां तक है। जहां तक बात कानून की है तो हम यकीनन बहुत मजबूती से लड़ेंगे और देश के लोगों को, खास करके मुस्लिम समुदाय को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि ये कानून वापस जल्दी से विष्णु जैन कुछ जवाब देना चाहते हैं। एक मिनट जफर इस्लाम जी, 1 मिनट, या सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ना। जफर इस्लाम जी 1 मिनट। मेरे जो भाई हैं विष्णु जैन कुछ जल्दी से जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद घनश्याम तिवारी जी से मुझे एक सवाल पूछना है। विष्णु जैन जी जल्दी से। मेरे जो भाई हैं शोहिब जमाई भाई, इन्होंने कहा कि नॉन मुस्लिम को वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में क्यों जगह दे दी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये बताइए नॉन मुस्लिम के ऊपर वक्फ एक्ट 1995 लागू क्यों होता है? पर्सन एग्रीव्ड। साहिल जी अगर मैं गलत हूं, कोई भी मुझे गलत ठहराए, सेक्शन 6 में पढ़ लीजिए, पर्सन एग्रीव्ड शब्द नहीं, लागू नहीं होता है। उसमें यह कहा गया था कि वो कर सकता है, दे सकता है। आप जरा वो लैंग्वेज देख लीजिएगा उसकी प्लीज। मैं कुछ और कह रहा हूं साहिल जी, बोल रहे हैं नहीं विष्णु शंकर जैन जी झूठ बोल रहे हैं खुलेआम नेशनल टेलीविजन पर आप झूठ बोल रहे हैं विष्णु शंकर। और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने संभल में जाकर के दंगे करवाने का काम किया, जिन्होंने संभल में, जिनकी वजह से संभल में विवाद पैदा हुआ। आपसे ये उम्मीद करते हैं कि ये कोई सच्ची बात कहेंगे। आप नेशनल टेलीविजन पे झूठ बोलते हैं विष्णु जी। आप तो कानून के जानकार भले आप होंगे, लेकिन गुमराह करना ठीक बात नहीं। जनता को गुमराह मत कीजिए। आप जनता को गुमराह मत कीजिए। साहिल जी सेक्शन 6 में नेशनल टेलीविजन पे आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपकी झूठ पकड़ी गई, आपकी चोरी पकड़ी गई। पैराग्राफ नंबर 47 पढ़ना शोहिब जमाई। भाई साहब जो किसी की बात नहीं सुन सकेंगे हम। पड़ेगी उनके लिए तालियां नहीं पड़ेगी। आपको उसको चैलेंज करना पड़ेगा। चलिए जरा जल्दी से पहले घनश्याम तिवारी के पास चलेंगे, उसके बाद आलोक जी के पास भी मुझे जाना है। जरा 1 मिनट, जरा दोनों को शांत करिएगा, मुद्दा भटकेंगे नहीं हम लोग। घनश्याम तिवारी जी पूरी लिस्ट हमारे पास में है, जरा दोनों को शांत करिएगा। घनश्याम तिवारी जी शांति से सुन रहे थे सबकी बात। देखिए कांग्रेस पार्टी के 2 नेता नजर आ रहे हैं, आरजेडी के 2 नेता नजर आ रहे हैं, जेडीयू का भी एक नेता उसमें नजर आ रहा है, एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी नजर आ रहे हैं, डीएमके का एक नेता उसमें नजर आ रहा है, आम आदमी पार्टी का भी एक नेता याचिकाकर्ताओं में नजर आ रहा है। उसके बाद एसडीआईपी और आईयूएमएल, इन्होंने उनके नेता भी याचिकाकर्ता करके हमको नजर आ रहे हैं। लेकिन समाजवादी, हालांकि इसमें बिहार का बहुमत नजर आ रहा है क्योंकि कांग्रेस के सांसद भी बिहार से, आरजेडी के भी 2 लोग और जेडीयू के, शायद वहां पर चुनाव है, हो सकता है कि ज्यादा याचिकाएं वहां पर नजर आ रही है। लेकिन घनश्याम तिवारी जी क्या है कि समाजवादी पार्टी नहीं जा रही है, क्यों आप बाहर से समर्थन देना चाहते हैं? आपने भी काफी उसमें मुद्दा लगा के रखा था इस मामले में। नमस्कार साहिल जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 बातें महत्वपूर्ण हैं और मैं परत दर परत तीनों बातें कहना चाहता हूं। पहली बात की भारतीय जनता पार्टी, और आपने भी उसको कहा कि ये बिल एक समय पर आया, उसके बाद जेपीसी 3 महीने इसके ऊपर बैठी। मैं जेपीसी की रिपोर्ट, जब ये सारी बहस चल रही थी, मैं चाहता हूं कि क्योंकि जेपीसी की रिपोर्ट है वो संसद की संपत्ति है और यानी देश के हर नागरिक की संपत्ति है, मुझे लगता है उस रिपोर्ट को सबको पहले देखना चाहिए। लगभग 200 से 250 पेजेस का उसमें डिसेंट नोट है। एक ऐसी जेपीसी की रिपोर्ट है, जगदम्बिका पाल जी का बयान आप दिखा रहे थे, जो मैं दुखद है ये बात कि इतने सीनियर सांसद हैं लेकिन उस जेपीसी ने एक भी विपक्षी सांसद के संशोधन को नहीं माना। जो संशोधन माने गए टीडीपी के लोगों के जैसे संशोधन माने गए, उन्होंने कलेक्टर की पावर को कम किया क्योंकि उनको खुद ही अपनी सरकार पे भरोसा नहीं था। तो उस रिपोर्ट को पढ़ने से ये स्पष्ट हो जाता है कि जो सरकार, पहले तो ये सरकार कोई जेपीसी कराती नहीं है। अगर ये सरकार किसी बिल को जेपीसी पे लाती है तो ये तब लाती है जब ये वाकई घुटनों के बल चल रही हो। एक 400 पार संविधान बदलने वाली सरकार जब 240 पे आती है, घुटनों के बल चलती है, एक अधूरा कानून लेकर के आती है जिसपे उसने ठीक से सोचा भी नहीं है, वो कानून जेपीसी में जाता है और जेपीसी में जब विपक्ष के सांसदों को अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिलता है तो लगभग 200 से 250 पेजेस का डिसेंट नोट बनता है। 17 घंटे की संसद में बहस चलती है, उसमें चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं जिन्होंने पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी
देश के मुद्दों को भटकाने के लिए, जिस तरीके से प्रतिदिन प्रधानमंत्री के मित्र डोनाल्ड ट्रंप भारत के आर्थिक व्यवस्था के ऊपर हमला कर रहे हैं, उस मुद्दे से भटकाने के लिए, अन्य मुद्दों से भटकाने के लिए सरकार वो बिल लाती है। उस बिल में चाहे हमारी सांसद इकरा हसन है या फिर अन्य सांसद हैं, जिन बातों को उन्होंने रखा उसका जवाब इस सरकार के पास नहीं था। डिसेंट नोट में पहली बात लिखी जाती है कि आपने इस जेपीसी में भी पूरे आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए। सरकार ये आधे अधूरे आंकड़े, जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आधे अधूरे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। आप ही की इंडिया टुडे दिखाती है कि लगभग 17 से 18% वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज कब्रिस्तान है। अब जफर इस्लाम मेरे मित्र हैं, वो बताइए कब्रिस्तान से आप किस तरह का रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं? इस तरह की आधी अधूरी बातों को करके राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस नहीं की जा सकती, क्योंकि ये सरकार के पास न तथ्य है न इनके अंदर ईमानदारी है। बार बार चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, विपक्ष के सांसद कहते रहे ये सरकार झूठ पेश कर रही है, तो वहां पर स्पीकर कहते रहे कि असत्य बोले, झूठ मत बोलिए, क्योंकि सरकार झूठ पेश करती है, साजिश करती है, इसके पास आंकड़े नहीं होते हैं और गलत बयानी करती है। इसीलिए मुद्दे जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो अक्सर सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। सरकार ने कहा कि हमारे लोगों के पास, हमारे आम नागरिक के पास निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी नहीं है, सरकार को मुंह की खानी पड़ी। सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड्स में मुंह की खानी पड़ी। तो अनेक कानून है, चाहे वो दिल्ली में जो दिल्ली की चुनी सरकार है उसके पास कितने अधिकार होंगे, उसमें सरकार की मुंह की खानी पड़ी। तो एक अलोकतांत्रिक सरकार जो 400 पार के मिशन को अभी तक भूल नहीं पाई है, वो बार बार मुखी खाती है, क्योंकि वो साजिश के तहत अपनी बातें रखना चाहती है, तथ्यों के तहत नहीं, तर्कों के तहत नहीं, संविधान के तहत नहीं और मर्यादा के तहत नहीं। तो क्या आलोक शर्मा मेरे ख्याल से चले गए? ठीक है। जफर इस्लाम जी, 2-3 सवाल उठाए गए थे। शोएब जमई कह रहे थे कि 2013 में जो अमेंडमेंट्स हुए थे तब तो आडवाणी जी और सुषमा स्वराज जी ने उसका समर्थन किया था, और आज वही अमेंडमेंट्स जो है उसको लेकर आप सवाल उठा रहे हैं कि ये असंवैधानिक अमेंडमेंट्स थे करके, और उसके बाद घनश्याम तिवारी जी ने भी कुछ बातें कही। देखिए, हर बार जो भी पार्लियामेंट में प्रस्ताव आता है, बिल पेश होता है, उसका समर्थन भी करती है पार्टी, उसके विरोध में भी बोलती है। उस वक्त समर्थन किया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो बराबर के लिए उस पर विरोध ना किया जाए। जब उसका एक्सपीरियंस ऐसा हो सालों के बाद और उसमें लगे कि संशोधन की ज़रूरत है तो ज़रूरत की। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम भी मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं और हमारे मित्र घनश्याम तिवारी भी मैनेजमेंट ग्रेजुएट है, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम दोनों बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं। तो हम दोनों को इतनी तो जानकारी है कि अगर संपत्ति के बारे में कह रहे हैं कि अगर 9 लाख करोड़ की संपत्ति है, उसमें से अगर मस्जिद और कब्रिस्तान को निकाल दिए 11 और 17%, बाकी चीजें जो है वो कब्रिस्तान है उसमें से, अगर उसमें वही कह रहे 17% और 11% आप मस्जिद निकाल दीजिए, तो वो आप अगर उसके बाद की बाकी जो लैंड है या शॉप्स है या बिल्डिंगें हैं, वो तो प्रोडक्टिव एसेट्स है। अगर उनमें से अगर 6 लाख करोड़ से भी अगर आपकी आमदनी सिर्फ 10 करोड़ रहती है, तो कहीं ना कहीं तो सोचना पड़ेगा कि क्या ये प्रोडक्टिविटी है इसमें या एफिशिएंटली मैनेजमेंट करने की जरूरत है। और मैं ये कहना चाहता हूं बार बार कि देखिए ये सारी चीजें, लेकिन मुद्दा बार बार ये उठता है कि क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की आड़ में क्या जो बेसिक अधिकार है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, यही सवाल बार बार उठता है। डर देखिए, शोएब जमई जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से शोएब जी। मैं इसका जवाब देता हूं इसका। देखिए, ये इसको गलत है, इसके आड़ में कुछ किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, ये तो मामला अब कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के ना तो जमाई साहब है, ना विष्णु जैन साहब है, ना जफर इस्लाम है, ना आप है, ना बैठे हुए चैनल में या देश की जनता। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, उसका फैसला जब आएगा तो उसके बारे में टीका टिप्पणी करेंगे। लेकिन सदन के दोनों सदनों ने पारित किया है, इसलिए आज इस देश का कानून है और कानून को मानना हमारा फर्ज है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि अगर आपको इससे कहीं भी लगता है कि आपको है कि गलत हो सकता है या उसका कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ, तो कोर्ट में खुला हुए दरवाजे, आप कोर्ट गए हैं, कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। उससे पहले टीका टिप्पणी करने से लगता है कहीं ना कहीं आप में कमी, आप कुछ उसमें गलत करना चाह रहे थे। जैसे लोग कहते हैं कि भाई जी अभी तो जुमा 8 दिन उस पार्टी को ज्वाइन किए हुए, जिस पार्टी के बारे में हमें इतिहास सिखाने की कोशिश करें, अभी 8 दिन पहले का इतिहास। लेकिन आपको शायद नहीं मालूम होगा कि हैदराबाद में आपकी पार्टी के कब्जे में भी बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टी है। इसीलिए मैंने कहा जब कोर्ट में मामला आएगा तो बहुत चीज खंगाल के लिया जाएगा, और जब खंगलेगा तो आपको सब बहुत सारी हकीकत सामने आ जाएगी। इसलिए मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, ना तू मैं ना टीका टिप्पणी करना चाहता। मैंने कहा ये ऐसे आरोप आ रहे हैं, लेकिन इस आरोप को मैं ना तो खंडन करूंगा ना उसके सहमति में।
नहीं, एक मिनट, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ऐसे आरोप सोशल मीडिया में आ रहे हैं, मैं उस आरोप का ना तो खंडन कर रहा हूँ, जवाब तो सुन लेते हैं। आपने कहा है उसका, लेकिन इसका फैसला कोर्ट करेगा। मैं जवाब तो दे दूं। अरे जफर जी रुकेंगे तब तो मैं जवाब देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी अनर्गल, बोलिए शोएब जी, मैं पूछता हूं कि भाई 10 सालों से आपकी सरकार है देश में, 10 से 12 सालों से सरकार है आपके देश में, आपके पास ईडी है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास तमाम तंत्र है, चाहे स्टेट की मशीनरी हो। हमारी सरकार तो वहां नहीं है। आपकी वक्फ बोर्ड के अंदर करप्शन है या वक्फ बोर्ड की किसी संपत्ति पे किसी का कब्जा है और जो अनर्गल आरोप लगाए, तो आप क्यों नहीं जांच करा लेते? या फिर आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट है, कोई एफआईआर है, कोई? तो इस तरह से बिना तथ्यों के और बिना डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ के किसी पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगा देना, ये एक राष्ट्रीय प्रवक्ता को शोभा नहीं देता। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। दूसरी बात कि भाई, अरे भाई एक मिनट, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने कहा सोशल मीडिया में ऐसा आरोप हो रहा है जिसका मैं खंडन नहीं कर सकता, ना तो उसके सहमति दिखा सकता हूँ। छोड़िए ना, मैंने कोई नहीं, बातों का कोई लेना देना। अरे भाई आपने गलत बात मत कीजिए। चलिए ठीक है, नहीं आरोप लगाया, अभी मामला सुलझ गया। आगे वक्फ बाय यूजर, मैं तो यहाँ से वक्फ बाय यूजर पे आ रहा हूँ। वक्फ बाय यूजर पे बताइए ना, वक्फ बाय यूजर जल्दी से। फिर विष्णु जैन भी बात करना चाह रहे हैं, जल्दी से। शोएब जी बोलिए, उसके बाद विष्णु जैन भी बात करेंगे। जरा ये बताएं, राशिद वाली बेग का जजमेंट पढ़ा 2022 4 एससीडी पेज 41 पैराग्राफ 47। तो आप क्या करते हैं के आड़ में? चलिए, एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन हो रहा है और उसके दौरान हिंसा हो गई। वक्फ कानून पास कराने के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन हो रहा था और वहां पर हिंसा हो गई है। वक्फ कानून विरोधी प्रदर्शन में ये हिंसा हुई है पश्चिम बंगाल में। अभी ये खबर आ रही है इस वक्त पश्चिम बंगाल से कि मुर्शिदाबाद में जंगीपुर इलाके में प्रदर्शनकारियों ने ये उपद्रव किया है। ये तस्वीरें आप सीधी वहां से देख सकते हैं कि वहां पर हिंसा हो गई है। सड़क जाम कर प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक लिया था और उसके बाद वहां पर हिंसा भी हो गई है। मेरे पास समय खत्म हो चुका है क्योंकि ये मामला जिस तरीके से अब अदालत पहुंच चुका है, 4 मुद्दों को लेकर खास करके अदालत में बहस होगी कि क्या इस देश में डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन होगा, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा आर्टिकल 15 का उठाया गया है इन याचिकाओं में। क्या अपनी रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का अधिकार माइनॉरिटीज के पास है या किसी भी धर्म के लोगों के पास है? यह भी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की याचिकाओं में उठाया गया और उसके साथ साथ आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट की याचिकाओं में उठाया गया है। तो क्या 16 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर बहस होगी तब कई सारे मुद्दे इसको लेकर साफ हो सकते हैं। तो इंतजार रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर क्या होता है। फिलहाल आज तक पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद देखेंगे हल्ला बोल। आप देखते रहिए आज तक।